नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये एक सच्ची और बेहद खौफनाक घटना है जो ओडिशा में रथ यात्रा के दौरान घटी थी। ये कहानी है दोस्ती की, डर की और एक ऐसी रात की जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे कोट से होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। अविनाश, जो इस कहानी के नरेटर हैं, वो कहते हैं, मैंने इसे अब तक एक राज रखा और मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के माता पिता को भी नहीं बताया। सोचिए, कितना भयानक राज होगा वो जिसे सबसे करीबी लोगों से भी छिपाना पड़ा। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। साल था 2023 और जगह थी ओडिशा, जहां मशहूर रथ यात्रा का त्योहार चल रहा था। माहौल एकदम जश्न का था और इसी जश्न के बीच 4 पक्के दोस्त अविनाश, प्रखर, उसकी गर्लफ्रेंड ऋतु और धर्म एक साथ रात में घूमने निकले थे। उनका प्लान ना बहुत ही सिंपल था। आधी रात का वक्त था, प्रखर और धर्म को भूख लग गई तो वो दोनों खाना लेने निकल गए। उधर ऋतु को घर से कॉल आ रही थी तो अविनाश की जिम्मेदारी लगी कि वो ऋतु को घर छोड़ कर आए और तय ये हुआ कि सब लोग बाद में बाबूसाई नाम की एक जगह पर मिलेंगे। बिल्कुल सीधा साधा प्लान था, है ना? लेकिन किसी को क्या पता था कि ये मामूली सा प्लान एक भयानक रात की शुरुआत होने वाला है। तो अविनाश ऋतु को उसके घर छोड़ देता है। अब उसे अकेले ही वापस बाबूसाही जाना था, जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। और बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ आता है। अविनाश अपनी बाइक पर बाबूसाही की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक एक सुनसान जंगली से इलाके में उसकी बाइक बंद पड़ गई। और माहौल को और ज्यादा डरावना बनाने के लिए ठीक पास में ही एक मुस्लिम कब्रिस्तान था। और फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। अविनाश को महसूस हुआ कि आसपास का तापमान एकदम से गिर गया है। बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। ये कोई नॉर्मल वाली ठंड नहीं थी, ये कुछ अजीब, कुछ अप्राकृतिक था, जिसने उसके दिल में डर को और भी गहरा कर दिया। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार एक बेंच पर पड़ी। वहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। इससे पहले कि अविनाश कुछ समझ पाता, वो औरत उठी और धीरे धीरे अविनाश की तरफ ही चलने लगी। और यहाँ अविनाश ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने ध्यान दिया कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी से पास रखी बेंच की परछाई तो साफ दिख रही थी, लेकिन उसी रोशनी में खड़े अविनाश और उसकी मोटरसाइकिल की कोई परछाई नहीं थी। जरा सोचिए, परछाई का ना बनना ये तो फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ है। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि वहां कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। अब अविनाश के पास सोचने का टाइम नहीं था। वो अपनी बाइक वहीं छोड़कर भागा अपने दोस्त प्रखर की तरफ। उसे लगा कि दोस्त के पास पहुंचकर वो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन उसे वहां जो मिला वो सुरक्षा नहीं बल्कि खुद खौफ का दूसरा रूप था। जब अविनाश हांफते हुए प्रखर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये वो प्रखर नहीं है जिसे वो जानता था। कुछ बहुत अजीब था। उसकी आंखें हल्की सी लाल थीं। उसकी आवाज, जो आमतौर पर भारी थी, वो एकदम नरम, लगभग औरतों जैसी लग रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो अविनाश के किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। अविनाश बार बार उससे पूछ रहा था, क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं? और तब प्रखर के मुंह से, लेकिन किसी और की आवाज में, एक जवाब आया, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। और ये कहने के ठीक बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन ये हंसी प्रखर की नहीं थी। ये एक भयानक हंसी थी जिसमें जैसे कई लोगों की आवाजें मिली हुई हों। अब ये बिल्कुल साफ था, अविनाश के दोस्त के शरीर पर किसी शैतानी ताकत ने कब्जा कर लिया था। वो चीज या वो शक्ति जो भी प्रखर के अंदर थी, वो अविनाश को डराकर शमशान घाट की तरफ भागने लगी। अब यहाँ अविनाश की दोस्ती की दाद देनी होगी। इतना डरने के बावजूद वो अपने दोस्त के पीछे भागा, थोड़ी दूरी बनाकर, ये जानने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन शमशान में अविनाश ने जो देखा वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि प्रखर, या जो भी उसके शरीर में था, वो एक अधजली चिता से एक लाश को खींचकर उसे खा रहा था, उसे चबा रहा था। बस ये मंजर देखने के बाद अविनाश की हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से अंधाधुंध भागा। भागते भागते वो एक गली से निकलकर मेन रोड पर आ गया
और तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोर से टक्कर मारी और वो वहीं बेहोश हो गया। अब कहानी का अगला हिस्सा उस भयानक रात के बाद क्या हुआ उस पर है। जब अविनाश की आंख खुली तो 2 दिन बीत चुके थे और वो एक अस्पताल में था, लेकिन उसके दोस्त प्रखर का कुछ भी अता पता नहीं था। पूरा 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन प्रखर अपने घर के पास ही एक नाले में मिला, जिंदा था लेकिन बेहोश। परिवार वाले उसे घर तो ले आए, पर वो अब पहले वाला प्रखर नहीं रहा था। उसका बर्ताव बेहद हिंसक और अजीब हो गया था। उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड रीतू पर हमला करने की कोशिश की और चाकू से अपने घरवालों को और खुद को भी जख्मी कर लिया। परिवार वाले परेशान होकर एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला था। उसने कहा कि प्रखर के शरीर पर किसी मामूली भूत का नहीं, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस का साया है। ब्रह्म राक्षस यानी किसी ऐसे ज्ञानी इंसान की आत्मा जिसने अपनी जिंदगी में अपने ज्ञान का बहुत गलत इस्तेमाल किया हो। और फिर उस तांत्रिक ने जो उपाय बताया वो उपाय नहीं, बल्कि एक और भयानक मुसीबत थी। उसने कहा कि इस ब्रह्म राक्षस को भगाने के लिए प्रखर की सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी। और प्रखर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? उसकी गर्लफ्रेंड ऋतु। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है, जहां चीजों को ठीक करने की कोशिश में सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। हुआ ये कि प्रखर के परिवार ने तांत्रिक की बात मान ली। उन्होंने पूजा का बहाना करके ऋतु को बुलाया और उसकी बलि दे दी। यही नहीं, उस तांत्रिक ने ऋतु की आत्मा को भी प्रखर के शरीर के अंदर ही कैद कर दिया। इसके कुछ दिन बाद प्रखर ने अपने दोस्तों को फोन करके चेतावनी दी कि वो सबको मार देंगे, और फिर उसने अपने घर की 3री मंजिल से कूदकर जान दे दी। लेकिन ये तबाही यहीं नहीं रुकी। उसी दिन प्रखर की बहन भी बाथरूम में मरी हुई मिली। बाद में जब परिवार वाले एक दूसरे ज्यादा ज्ञानी पुजारी के पास गए तो असली सच सामने आया। पता चला कि वो पहला तांत्रिक, उसने असल में अपनी जान बचाने के लिए उस ब्रह्म राक्षस से एक सौदा कर लिया था। उसने राक्षस को ऋतु की बलि चढ़ा दी ताकि राक्षस उसे छोड़ दे, और इसी धोखे की वजह से ये पूरी त्रासदी इतनी बढ़ गई। कहानी के आखिर में ये जो बात कही गई है वो इस पूरे वाक्य के दर्द को बयां करती है। मौत का ये वर्णन, मौत का ये स्पष्टीकरण एक कथावाचक के रूप में भी बहुत दर्दनाक है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये कई जिंदगियों के तबाह हो जाने का एक बहुत ही दर्दनाक ब्यौरा है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई दोस्त ऐसे किसी भयानक खतरे में हो तो दोस्ती निभाने की हद क्या होती है? कहाँ पर वफादारी खत्म होती है और अपनी जान बचाने की जरूरत शुरू होती है? अविनाश ने उस रात जो देखा, जो सहा, उसके सामने भी यही मुश्किल चुनाव था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में कोई भी इंसान आखिर क्या करेगा।